फ्री 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 के लॉलीपॉप में फंसा लोकतंत्र। मैं समझता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान वादे करते हुए केवल राजनीतिक पहलू पर विचार करना बुद्धिमानी नहीं है। आर्थिक पक्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अंततः बजटीय आवंटन और संसाधन सीमित हैं। अभी हमें यह जानना जरूरी है कि छूट और मुफ्त में क्या अंतर है। छूट और मुफ्त में जमीन आसमान का अंतर है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त बीमा अगर सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो यह मुफ्त राजनीति का हिस्सा नहीं है। रियायत और छूट एक लोक कल्याणकारी सरकार में निर्धारित मानदंडों में शामिल है, जिस पर नागरिक हितों की सुरक्षा का दायित्व होता है। आज हम बात करेंगे मुफ्तखोरी की राजनीति के विषय में। मैं राम सिंह आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, लाइक करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। दक्षिण भारत की राजनीति में मुफ्त चावल से शुरू हुए मुफ्त की राजनीति के बदलते दौर में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त लैपटॉप के बाद अब मुफ्त स्कूटी तक पहुंच चुकी है। दक्षिण भारत में चुनाव जीतने के लिए पैटर्न सभी राजनीतिक दल में आम बात है। सवाल यह है कि आखिर मुफ्त वस्तुएं या सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा लोकतंत्र की मूल भावना है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। और वहीं विश्व में स्विट्जरलैंड जैसा देश भी है, जहां की जनता सरकार की इस पेशकश को ठुकरा चुकी है। दरअसल स्विट्जरलैंड सरकार ने बेसिक इनकम गारंटी नाम से एक जनमत संग्रह कराया, जिसके तहत नागरिकों को प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन 2/3 से अधिक जनता ने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना मत दिया। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो राजपक्षे परिवार ने चुनाव जीतने के लिए ऐसे हजारों वायदे किए और शासन व्यवस्था की कीमत पर उन्हें लागू किया, जिसका दुष्परिणाम श्रीलंका आज तक भुगत रहा है। आज वहां 15 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, ईंधन नहीं मिल रहा है। अब तक जो राजपक्षे परिवार मुफ्तखोरी पर सवार होकर सत्ता की नाव चला रहा था, वह आज दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर है। भारत में मुफ्तखोरी की राजनीति का बुखार वर्ष 1967 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ। उस समय द्रमुक ने 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था, और उसके बाद 1 रुपए में चावल के इस वादे के दम पर द्रमुक ने तमिलनाडु के राजनीति में कांग्रेस का सफाया कर दिया। तब से आज तक यह सिलसिला चलता जा रहा है। तमिलनाडु से शुरू हुआ यह रोग अब धीरे धीरे सारे राज्यों में फैल रहा है। वर्तमान में दिल्ली इसका एक नवीन उदाहरण है। वर्ष 1977 में एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में हुए चुनाव के समय जब उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम की घोषणा की थी। हालांकि यह एक कल्याणकारी योजना थी, लेकिन इससे मुफ्त वितरण की संस्कृति का आरंभ भी हुआ। वर्ष 1982 में अभिनेता एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी यानी जो टीडीपी है उसकी स्थापना की और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने मतदाताओं से मुफ्त मिड डे मील, 2 रुपए किलो चावल और बिजली पर सब्सिडी जैसे चुनावी मुद्दे किए। 2 रुपए किलो चावल की स्कीम बहुत लोकप्रिय हुई। राज्य के लोगों को उनकी स्कीम इतनी पसंद आई कि उन्होंने उनको जिता दिया। आंध्र प्रदेश की सत्ता उनके हाथों में दे दी। वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वाईएस राजशेखर रेड्डी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया। इतने से ही उनकी जीत हो गई। तब नायडू ने इसे असंभव बताते हुए विरोध किया था। वर्ष 2006 में डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, उन्होंने गरीबों को टीवी सेट और 2 रुपए किलो चावल देने का वादा किया, जिसके बाद करुणानिधि की सरकार जो है वो सत्ता में आ गई। आगे चलकर जयललिता ने भी मुफ्तखोरी की राजनीति की। 2011 में जब जयललिता तमिलनाडु की सत्ता में आई
तो मंगलसूत्र देने की शुरुआत की। साथ ही 10,200 करोड़ रुपए खर्च करके सूबे में 68 लाख लैपटॉप भी बांटे। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आई। आटा दाल स्कीम शुरू हुई। 2013-14 में इसके लिए 16,213 करोड़ रुपए का खाका तैयार किया गया। इसके तहत करीब 1.5 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचा गया। वर्ष 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट ये देने की घोषणा की। पार्टी जीती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इन स्कीमों के लिए 19,058 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सुनिश्चित की गई। 2012 से 2015 तक 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे गए। 2012 में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 600 करोड़ रुपए की साड़ियां बांटी गई। और अब दिल्ली की बात करें। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी। उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वाईफाई देने का वादा किया और 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई भाइयों। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इनके साथ साथ महिलाओं के लिए मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा का भी वादा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी संस्कृति की आलोचना की थी। वैसे तो रेवड़ी उत्तर भारतीय मिठाई है एक प्रकार की, लेकिन रेवड़ी संस्कृति का बोलचाल की भाषा में मतलब हुआ मुफ्तखोरी। पीएम ने दिल्ली और पंजाब का नाम लिया। दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय पैसों को रेवड़ियां बांटने में खर्च किया जा रहा है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में कहा कि मुफ्त उपहारों का वितरण देश को निस्संदेह भविष्य की आर्थिक आपदा की राह पर धकेलता है। उच्चतम न्यायालय में मुफ्त उपहार के मुद्दे से चुनाव आयोग द्वारा निपटे जाने पर जोर दिया था। हालांकि आयोग ने 26 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी उसकी सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि मुफ्त उपहार कभी भी मुफ्त नहीं होते और जब राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं की पेशकश करते हैं तो उन्हें मतदाताओं को उनके वित्त पोषण और अन्य पहलुओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। जब सरकारें मुफ्त सुविधाएं देती हैं तो कहीं ना कहीं लागत की भरपाई की जाती है। इनके जरिए ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में निवेश किया जा सकता है जो क्षमता निर्माण करती हैं। उन्हें एक साक्षात्कार में बताया, मुफ्त उपहार कभी भी मुफ्त नहीं होते, विशेष रूप से ऐसी हानिकारक सब्सिडी जो कीमतों को विकृत करती है। संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार का कर्ज बकाया होने पर राज्य सरकार न तो कोई कर्ज ले सकती है और न ही उधार दे सकती है और ऐसी परिस्थितियों में केंद्र की सहमति से ही कर्ज लिया जा सकता है और वह ऐसी शर्तें लागू कर सकता है जो वह खंड 4 के तहत ठीक समझे। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई दलीलों में कहा गया, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 293(3) और 4 की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना भारत सरकार से ऋण बकाया होने पर भी पैसा उधार ले रही हैं। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि मुफ्तखोरी की राजनीति एक दीमक के समान प्रतीत होती है जो भविष्य में अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाती है। कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि लोग अच्छी व्यवस्था के बदले कीमत चुकाना चाहते हैं, किंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनावों में आना अपना चेहरा चमकाने के लिए जनता से अनेक प्रकार के मुफ्त वादे करती हैं। किए गए वादों को पूरा करने के चक्कर में जनता से कर का भार अप्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है तथा
इस अर्थव्यवस्था के गिरने की लगातार प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लगातार गिर जाती है, जिसके बाद उक्त राज्य सरकारें केंद्र की ओर देखती हैं, उन्हें वहां से कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो विकास की बजाय अपने वादे पूरे करने को महत्व देती हैं और परिणाम स्वरूप अपना बजट घाटे के रूप में पेश करती हैं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि मुफ्त के लालची वोटर्स अथवा नागरिक देश के विकास में भागीदार नहीं बन सकते, क्योंकि किसी को देश की नहीं अपने घर की चिंता है। लेकिन ये भूल गए कि उनका घर तभी सुरक्षित रहेगा जब देश मजबूत होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसे शेयर करें, लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।